So now let's see B complex vitamins. So all water soluble vitamins have coenzyme role. ठीक है, तो जो बी सोल्यूबल वाइटामिन्स है उनका रोल होता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। जो B1 है उसका रोल होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और जो B6 है उसका रोल होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। एंड देयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिएक्शन कि B6 किस में होता है, हमारा ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में। एंड B1 का एक था ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन, जो कि किस में था, पेंटोस पायरोफॉस्फेट पाथवे में। सबसे पहले हम देखेंगे B1 वाइटामिन विच इज थायामीन। इसकी एक्टिवेट फॉर्म क्या होती है, थायामीन पायरोफॉस्फेट। B1 का सोर्स रिचेस्ट सोर्स इज राइस पॉलिशिंग। एंड B1 का रोल किस में होता है, सो अभी हमने देखा था ट्रांसकीटोलेज मार्कर होता है इसका, तो इसमें ये क्या काम कर रहा था, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी इज ऑफ टू टाइप्स, ड्राई एंड वेट। ड्राई अफेक्ट CNS बट वेट अफेक्ट CVS। वेट में इडीमा होता है, यूजुअली मिक्स्ड बेरी अकर्स। एल्कोहलिक्स में क्या होता है, B1 की डेफिशिएंसी इज़ वेरी सीवियर एंड इससे कहते हैं वर्निके कोर्साकोफ साइकोसिस। B1 की डेफिशिएंसी में लैक्टिक एसिडोसिस होता है, क्यों, क्योंकि B1 इज coenzyme for pyruvate dehydrogenase complex. So if pyruvate is not converted to acetyl coenzyme A, it will be converted to lactate. Okay. After that, B2 is riboflavin, activated form FMN and FAD। रोल किस में होता है, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शन का। ये हमने पढ़ा था अभी, ETC के कॉम्प्लेक्स 2 में होता है। आफ्टर दैट जो FMN है वो कॉम्प्लेक्स 1 में होता है एंड FAD कॉम्प्लेक्स 2 में होता है। मार्कर एंजाइम इज RBC ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एक्टिविटी। ये भी हमने किस में किया था कि NADPH का क्या रोल होता है RBC में, उसमें हमने B1 पढ़ा था और B2 पढ़ा था। उसके बाद डिफिशियंसी अगर किसकी हो जाती है, राइबोफ्लेविन की, सो इट इज़ नोन एज राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस में 2 सिम्टम्स होते हैं विच वी कैन रिमेंबर बाय 2C। इट्स कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन एंड चाइलोसिस। तो इस पेशेंट में क्या होता है, ग्लोसाइटिस होती है जिसे हम मेजेंटा टंग या जोग्राफिकल टंग कहते हैं। इनमें एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी होती है कि जो हमारी लिप्स होती है, तो जो लिप्स का हमारा एंगल होता है वहाँ पे स्वेलिंग या रैश हो जाती है। नाउ B3 इज नियासिन। नियासिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन एंड नियासिन का क्या होता है, एक्टिवेटेड फॉर्म NAD और NADP, रोल इन ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शन। B3 की डेफिशिएंसी किस में होती है, स्टेपल डाइट जिनकी मेज़ होती है उसमें। क्यों, क्योंकि मेज़ में एक प्रोटीन होता है जीन, उसमें ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड नहीं होता। दूसरा, जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होती है आइसोनियाजिड, उससे भी B3 की डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि वो B3 की एब्जॉर्प्शन नहीं करने देती। फिर हार्टनप डिसीज़ और कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम में क्या होता है, सीरोटोनिन इंक्रीज, तो जो जितना भी ट्रिप्टोफैन होता है वो सारा सीरोटोनिन ही बना देता है, तो B3 बनता ही नहीं। B3 की डेफिशिएंसी को हम कहते हैं पेलेग्रा, जो कि हम याद कर सकते हैं D से, जिसकी D से पहले डर्माटाइटिस, क्योंकि स्किन बिकम्स फोटोसेंसिटिव एंड देयर इज केजल्स नेकलेस अपीयरेंस। आफ्टर दैट डायरिया, डिमेंशिया एंड देन इन द एक्सट्रीम केसेस डेथ, delirium and depression. Niacin is used in hyperlipidemia. Why? Because niacin decreases triglyceride, LDL and it increases HDL. Why? Because it inhibits hormone sensitive lipase. B5 is pantothenic acid whose activated form is coenzyme A. B6 is pyridoxine whose activated form is PLP and the role is in transamination. Deficiency of B6 causes anemia with neurological symptoms. So if there is seizures in infant, so it is vitamin B6 deficiency. So now what is multiple carboxylase deficiency? So see, vitamin B6 is pyridoxine. After that, vitamin B7 is biotin. So there is a free biotin pool and the biotin comes from diet. Now this free biotin pool is converted by the enzyme holocarboxylase synthetase to biotin and carboxylase holocarboxylase, which is the activated form.
Now there is one compound which is biocytin. It releases lysine and foam-free biotin pool, or it can be enzymatically converted into activated foam. So what is multiple carboxylase synthetase? Multiple carboxylase is holocarboxylase synthetase and biotinidase. So this whole uh, deficiency of holocarboxylase synthetase and deficiency of biotinase. So deficiency of holocarboxylase synthetase is early onset, but deficiency of biotinidase is late onset. So what happens in this disease? This is autosomal recessive disease, and there is tomcat urine odor. Then the clinical features are metabolic acidosis, ammonia can be normal or increased, and ketosis. We see encephalopathy, alopecia, eczema, and then diagnosis is by enzyme assay and treatment is by giving biotin. So now अब हम इतना समझ चुके हैं कि बायोटिन का रोल किस में होता है, कार्बोक्सिलेशन में. After that, biotin is also known as anti-egg white injury factor. So इसका क्या मतलब है, जो egg white होता है उसमें एक प्रोटीन होता है एविडिन. एविडिन binds with biotin and thus it causes deficiency of biotin. एंड जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का फर्स्ट एंजाइम है उसको भी विटामिन B7 चाहिए होता है. सो डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन विल लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया. Then we come to B9. B9 is folate. Active form is tetrahydrofolate, and deficiency of folate causes megaloblastic anemia with neural tube defect. Urine we get to see Figlu and homocysteine. In deficiency of B12, there is also megaloblastic anemia with neurological system, but in urine there is homocysteine. But in deficiency of B9 there is Figlu, and in deficiency of B12 there is L-methyl malonic acid. Now what is folate trap? Inactive form of vitamin B9 is methyl tetrahydrofolate, which is converted to active form, which is tetrahydrofolate by vitamin B12. So vitamin B12 is deficient in the body, active form of folate, tetrahydrofolate, is not formed, and folate is trapped in methyl tetrahydrofolate. This is known as folate trap. It is called functional deficiency of folate. After that we see vitamin B12, which is cobalamin. Cobalamin has a role in homocysteine to methionine, DNA synthase, and it is the intrinsic factor. It is a glycoprotein required for absorption of vitamin B12, and deficiency of B12 causes pernicious anemia. So what we saw here, deficiency of B12 also causes megaloblastic anemia with neurological symptoms. So this was about vitamin